हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। भूगोल की ये पुस्तक हमें बहुत सारी खास बातें बता रही है और हमारे एग्ज़ाम की तैयारी भी हमें करवा रही है। यूपी टेट, जूनियर एडिट एग्ज़ाम, सुपर टेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आता है, वहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जो बेसिक चीज़ें हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्हीं बुक से मिलेंगी। तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। तो चलिए, आज हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, वायु की गतियाँ। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे क्या होती हैं वायु की गतियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो आप निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के विषय में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 5 था, हमने उसमें निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के बारे में पढ़ा। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो वायु लर्नर्स, अब आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री देख सकते हैं और ये लाइव क्लासेस हैं। तो डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाके एनरोल कर लें। और अनलॉक करने के लिए प्रतीक्षा टेट अनलॉक कोड है, इसको लिखना ना भूलें, जिससे कि ये जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी टेट हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ही ये लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए हो रही हैं। और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट सुपर टेट 2021 का एक कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जिससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, सारे डाउट आपके इस कोर्स से क्लियर होने वाले हैं। एसएसटी, ईवीएस, कंप्यूटर, सीडीपी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीके एंड करंट अफेयर एंड संस्कृत, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर आपके कोर्सेज में शामिल किया गया है, जिससे कि आपकी सुपर टेट की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, लिंक पर जाकर क्लिक करना है। और ये कोर्स 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से 15 मई से पहले पहले आप एनरोल ज़रूर करा लें। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, जितने भी बैचेस अनअकैडमी पर आते हैं उन सभी के लिए आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आपको अनअकैडमी पर मिलता है। डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी लाइव क्लासेस या टेस्ट क्विजेस हैं उसको भी आप इसी रेफरल कोड या अनलॉक कोड के माध्यम से अनलॉक कर सकते हैं। तो डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड डालना ना भूलें। ये टेट का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, आप देख सकते हैं कितने कम प्राइस में आपको पूरे सुपर टेट की और यूपी टेट का भी बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैचेस की आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सभी जानकारी आपको दी है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। थैंक यू। है सदैव क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। और उच्च वायुदाब क्षेत्र कौन सा होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है ठंडे प्रदेश, ठंडी वायु वाले क्षेत्र। और गर्म वायु वाले क्षेत्र क्या होते हैं? निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र। तो पवन दिशा संबंधी सिद्धांत क्या होंगे? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। और इसी के घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल, विक्षेप का मतलब होता है मुड़ना, तो वो मुड़ती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। विचलित यानी कि भटक जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, तो वही हमने क्या, विक्षेप मतलब मुड़ना, यानी कि सीधे सीधे चलते आप किसी और रास्ते की ओर मुड़ गए। तो वायु को अपने मार्ग से विचलित होने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाई जाएगी? विक्षेपण कहलाई जाएगी।
इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं पश्चिमी ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो पश्चिमी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं यानी कि दूसरी जो साइड होगी, दूसरा जैसे हम मिरर की तरफ देखते हैं ना, शीशा हमारे सामने है, तो जो हमारा दायां है वो वहाँ पर बायां है, जो वहाँ बायां है यहाँ दायां है। तो दोनों साइड पश्चिम दिशा की ओर ही मुड़ती हैं, लेकिन उत्तरी दिशा में वो पश्चिम दिशा दाहिनी ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वो पश्चिम दिशा बाईं ओर होती है। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया है, इसीलिए इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। पवन के प्रकार किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय या जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है, और ऐसी पवन जो वर्ष भर में एक निश्चित दिशा में चलती हैं ग्रहीय पवन या स्थानीय पवन कहलाई जाती है। तो पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है तो उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है, ये ध्यान रखिए। और जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती है उसे हम स्थायी पवन है, स्थायी मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, ग्रहीय पवन है या स्थायी पवन कहते हैं। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए मौसम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे, मानसूनी या मौसमी पवन कहेंगे। इस तरह पवनों को हमने दो भागों में बांटा, एक तो स्थायी पवन जो बिल्कुल निश्चित दिशा में चलती रहेंगी, कभी भी चेंज नहीं होती हैं, उन्हें हम सनातनी भी कहते हैं और नियतवाही भी कहते हैं। और दूसरी होती हैं अस्थायी, जिन्हें हम मौसमी भी कह रहे हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। तो अनियतवाही और अनिश्चित हैं वो। तो दो प्रकार की ये हमने पवनें पढ़ी। अब पवनों के प्रकार हमने यहाँ पढ़ लिए, कौन सी, एक तो स्थायी होती हैं, एक तो स्थायी होंगी और दूसरी अस्थायी होती हैं। स्थायी में कौन कौन सी पवनें आती हैं, जो निश्चित एक ही दिशा में चलती रहती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन। तीन प्रकार की, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। लेकिन अस्थायी ज़्यादा होती हैं, मानसूनी के अकॉर्डिंग जो चलती है मानसूनी पवन है, स्थानीय पवन है, स्थान के अकॉर्डिंग जो चलती हैं, और समीर। फिर मानसूनी क्या होती है, ग्रीष्म मानसून और शीतकालीन मानसून। दो तरह का मानसून होता है, तो ग्रीष्मकालीन पवन और शीतकालीन पवन। स्थानीय, स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे चिनूक, जहाँ पर जिस जगह पर जिस स्थान पर जो पवन चलती है उसको अलग अलग स्थान पर नाम दे दिया गया है। जैसे चिनूक पवन कहाँ चलती है, सिरोको कहाँ चलती है, बोरा कहाँ चलती है, लू कहाँ चलती है, इसके बारे में अभी हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि चिनूक कहाँ चलती हैं, सिरोको कहाँ पर चलने वाली पवनें हैं। लू की अगर बात करें तो लू जैसे एशिया, हम अपने इंडिया में कहते हैं ना गर्म हवाएं चलती हैं गर्मी में, तो उनको अरे लू चल रही है। तो स्थान के अकॉर्डिंग इन पवनों को नाम दिया गया है। समीर क्या है, स्थल और जल पर चलने वाली पवनें हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम स्थायी या नियतवाही पवनें क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख क्या हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। ट्रेड विंड, व्यापारिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो व्यापार के लिए बनी है। ठीक है, अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमने कहा कि जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब, अब यहाँ पर आप देखें हमारी ये पृथ्वी है, बीच में ये कौन सी रेखा जा रही है, विषुवत रेखा जा रही है,
ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ ध्रुव है, यानी कि साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये वाला पार्ट जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध और ये वाला जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध। इस तरह से हमने अपनी पृथ्वी को बांटा हुआ है अच्छे से समझने के लिए। अब हमने कहा जो भाई ठंडा प्रदेश है, तो ये ठंडा प्रदेश, ये हमारे जो पोल्स होते हैं, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ पर कैसा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब होगा। विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत सीधे पड़ता रहता है, तो यहाँ पर वर्षा वन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य की सीधी रेखाएं इस विषुवत रेखा पर पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर वायुदाब कैसा रहेगा, निम्न वायुदाब रहेगा। अब हमने दूसरी बात कही थी कि हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ आएंगी, तो यहाँ से किस तरफ आएंगी, इस तरफ ही तो आएंगी, यानी कि ध्रुवों से उठते हुए विषुवत रेखा की तरफ, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी। ये इसी तरह से होता है। तो अब आपको समझना है कि इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने जो पहले व्यापारी कहाँ से आते थे, जलयान से आते थे। भारत की खोज भी जल मार्ग से हुई है। जो वास्को डी गामा आया है वो कहाँ से आया है, वो भी एक व्यापारी था। सबसे पहले पुर्तगाली जो आए थे भारत में वो भी व्यापारी थे। तो कहाँ से आए थे, जल मार्ग से आए थे। तो पहले जो व्यापार होता था वो जल मार्गों से ही होता था। तो व्यापारियों को पालयुक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ये व्यापारिक पवने इनको कहा जाता था, क्योंकि व्यापार करने में इनको आसानी से जहाँ पर जाना होता था उस जगह इनका जो जहाज है वो पहुँच जाता था। ठीक है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। लेकिन फेरल क्या कहता है, फेरल के बारे में जानते हैं अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध में, ये जो उत्तरी गोलार्ध है इनमें दिशा कैसी होती है, उत्तर पूर्व। उत्तर, ये ऊपर वाला पार्ट उत्तर से पूर्व, तो यहाँ पर इस तरह की दिशा होगी इसकी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इस तरह से, और ये इस तरह से होगी। तो ये उल्टी चलती हैं। ठीक है, उल्टी चलती हैं। जैसे दिन और रात दक्षिणी गोलार्ध में अगर गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी, वैसे ही हवाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जिस दिशा में चलेंगी उसके विपरीत ही उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। क्लियर। दूसरी होती हैं, ये क्या है, एक ही दिशा में चलती हैं, तो इसीलिए इनको व्यापारिक पवन, व्यापार करने में इनको आसानी होती थी। अब दूसरी जो होंगी वो पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब कहाँ है, ये हमारा उच्च वायुदाब था। निम्न वायुदाब कहाँ है, ये हमारा निम्न वायुदाब है जहाँ गर्मी है। इसके बीच में, इसके बीच ये जो यहाँ पर चलने वाली जो पवनें हैं उनको पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, ये आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बिल्कुल विपरीत है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। अगर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम होगा। ये देखिए उत्तर पश्चिम इस तरह से। तो पूरब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। इनकी स्थिति व दिशा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होगी। तो बस आपको उत्तर, अगर उत्तर है तो दक्षिण होगा, दक्षिण है तो उत्तर होगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय पवन क्या होती हैं, ध्रुवीय जो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है, इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी भी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, इन्हीं को ध्रुवीय पवन कहते हैं। जो ध्रुवों से पवन चल रही हैं,
जो ध्रुवों से पवन चल रही हैं, उत्तर ध्रुवीय पवनें, ये जो ध्रुवों से पवन निम्न वायुदाब की तरफ आ रही हैं, यहाँ से ये इधर की साइड जा रही हैं, तो ये पवनें क्या हैं? ये पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाई जाती हैं और ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में मिलती हैं। तो दोनों ही साइड में ये मिलती हैं। चलिए, अब दूसरी हमारी चीज़ आई अस्थायी पवनें, जो अनियत होती हैं। अनियत वाही मतलब बहना, कोई निश्चित जगह नहीं है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है, अनियत है। ठीक है। मानसून पवनें, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मानसून विंड्स। मॉनसून विंड्स, मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष भर में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में पवनें सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। तो ध्यान रखिए, शीत ऋतु में क्या होता है? पवनें स्थल से सागरों की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में स्थल से सागरों की ओर चलेंगी और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से लौटेंगी। तो ठंड होती है स्थल पर तो वो सागरों की तरफ भागती हैं और जब गर्मी हो जाती है तो फिर वापस सागरों से स्थल की ओर आने लगती हैं। क्लियर? सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं। सागरों से आएंगी तो उनमें आर्द्रता यानी कि पानी बहुत भरा होता होगा, ह्यूमिडिटी बहुत होगी, ह्यूमस बहुत होगा। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? भारी वर्षा करती हैं। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्म मानसून से अधिक वर्षा होती है और शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो आई बात समझ में? क्या होता है? शीत ऋतु में स्थल पर तो इतना पानी नहीं होता तो ये जल की समुद्र की ओर जाती हैं ठंड में, तो वहाँ पर क्या होगा? बारिश कम होगी यहाँ पर। और जब वो समुद्र से आ रही हैं तो उनमें काफ़ी पानी भरा रहता है, आर्द्रता बहुत रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बारिश कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी है सागरीय समीर, स्थलीय और सागरीय समीर। स्थलीय और सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति होते हैं। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर और स्थलीय समीर रात में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। तो स्थलीय क्या होंगी? जो स्थल से सागर की ओर जा रही हैं, और सागरीय क्या होंगी? जो सागर से स्थल की ओर आ रही हैं। सिंपल सी बात है। स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोध स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर उठने लगती है। इससे स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है, इसलिए इसे सागरीय समीर कहते हैं। अब बात आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, वो है स्थानीय पवन, लोकल विंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेरी 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 बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है स्थानीय पवन। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनकर आता है। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय मतलब स्थान से संबंधित, स्थान में चलने वाली पवन। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय पवन का जो उदाहरण है, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीने में चलती है। अब जैसे गर्मी है हमारे भारत में, तो गर्मी में जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनको हम लू कह रहे हैं।
एशिया में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय पवनें जैसे चिनूक कहाँ चलती हैं? अमेरिका में। याद रखिए, चिनूक अमेरिका, सिरोको इटली, हरमटन सहारा मरुस्थल, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल स्पेन एंड फ्रांस, ब्लिज़र्ड कनाडा एवं साइबेरिया क्षेत्र आदि। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना था। अब पवन की बात ख़त्म होती है। अब पवनें कुछ होती हैं जो बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं। तो बहुत तेज़ चलने वाली पवनों को हम चक्रवात का नाम दे देते हैं। चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है, स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इनकी गति कम होने लगती है। इसलिए तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो तूफान आता है ना, तूफान आपने देखा है, तो वहाँ पर उन्हीं को हम चक्रवात कहते हैं। बहुत तेज़ तेज़ धूल भरी आंधी या बवंडर आता है, तो आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेज़ी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात आता है, ठीक इसी प्रकार का चक्रवात होता है। साइक्लोन, चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायु दाब और किनारे की ओर उच्च वायु दाब होता है। देखिए, जिनके मध्य में निम्न वायु दाब और किनारे की ओर, इस तरह से आपने देखा होगा जो इस तरह से बवंडर सा बना होता है, तो बीच में जो अंदर है मध्य, ये वाला जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, यहाँ पर निम्न वायु दाब, और ये जो का कॉर्नर का पार्ट है वो उच्च वायु दाब का होता है। वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर केंद्र की ओर चलती हैं। जो चक्रवात होते हैं, पवनें बाहर केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है। क्लियर? जैसा कि मैंने कहा, उत्तर और दक्षिण बिल्कुल एक दूसरे के मिरर हैं। जो चीज़ उत्तर में हो रही है उसका बिल्कुल डिफरेंट अलग दक्षिण में होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये सारे वो राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से आते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल, ये जो हमारा ये इस तरह का इंडिया है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर है अरब सागर, ऐसे ही तो है। क्लियर? अब ये जो हमारा भारत है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे राज्य कहाँ से हैं? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से उठने वाले चक्रवात इसको परेशान करेंगे, इस जगह को परेशान करेंगे। क्लियर? और जो अरब सागर की साइड है, अरब सागर की साइड क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया, इस तरह का। तो ये इस जगह को परेशान करेंगे। तो अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित होता है। तो काफ़ी सारे एरिया जैसे गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी समुद्र के तट वाले भाग में आते हैं। हमारे ये बड़े विनाशकारी होते हैं। उन्हें चीन सागर में टाइफून कहते हैं। जिसे हमारे चक्रवात कहते हैं, चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं। ये हमने बात करी थी
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। चक्रवात से आप बचाव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ है प्रति चक्रवात। ये बिल्कुल चक्रवात का उल्टा होता है। यहाँ पर निम्न वायुदाब बीच में और साइड में उच्च होता है, लेकिन यहाँ प्रति चक्रवात में क्या होता है? केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है। बस इतना डिफरेंस है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में, जैसा कि मैंने बताया, उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर से जानी। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बता सकते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।